दोस्तों स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने पिछला क्लास लिया था तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेरी आ रहे थे कि सर जो आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उससे थोड़ा क्वेश्चन की मात्रा बढ़ाइए। तो हमने आपके क्वेरी को देखा समझा और मुझे लगा कि हाँ भाई बच्चों की क्वेरी सही है, और हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं शिफ्ट में उसे भी देखा तो वहाँ पर सचमुच में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ सेट ऐसे हुए क्वेश्चन के जिसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। जिसको देखते हुए हमने जो यह क्वेश्चन का सीरीज लाया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को उठाया है, क्योंकि यह अब क्या है एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है कि हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उस पर बात कर रहे हैं। तो ये भी आपके 25 क्वेश्चन का सेट है। तो इसमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चन प्रयास किए कि आपने के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हो। जैसा कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या देखा था कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन थे इंडियन पॉलिटिक्स के। तो चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं। और आपको जैसे मैंने बताया था कि हम लगातार आपके लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे कुछ समस्याएं, हम कहीं बाहर रह रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि जैसे कि आज की क्लास चली आपकी, तो हमें लगा कि ना भाई अब लगातार आप 2 क्लास लाइव ले सकते हैं, अब 3-4 लाइव तो ले नहीं सकते क्योंकि आपकी भी एक सीमाएं हैं और हमारे भी एक कैपेसिटी है। तो इसको देखते हुए हम यह आपके लिए रिकॉर्डेड करके जा रहे हैं कि आप इसको देखो समझो, और जितने भी समस्याएं आपकी होगी तो उसको सारे को मैंने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है। एक बार इसे आप समझ लोगे तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आइए 25 क्वेश्चन जो भी है इसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आप कितना मार्क्स गेन कर पाते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कंसेप्ट बेस्ड पे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो फैक्चुअल होंगे। तो आपको फैक्ट वाले तो याद करने पड़ेंगे, रटने ही पड़ेंगे। अब कोई चीज़ डेट एग्जैक्ट होगा तो डेट तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन उस डेट के आसपास क्या और भी डेट्स इंपॉर्टेंट होंगे या उसके पीछे क्या कंसेप्ट थे उसको हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है बच्चे, चलते स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की, क्या भाई इससे और क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं, इसके साथ साथ हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास कि 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने। 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने, आपको ये बताना है। कौन? जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, मिखाइल गोर्बाचोव, व्लादिमीर लेनिन। कौन आप बने थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, ये बताना है आपको। तो क्या होगा, आंसर लिख लिए, आते हैं आंसर पे। इसके होंगे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव बनते 1985 में। आपको बताया था मैं कि 1985 में पहले क्या था, तो वर्ल्ड कोल्ड वार के यानी वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त होता है और पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 गुट में बढ़ जाते हैं। एक आपके कम्युनिस्ट ग्रुप और एक आपके कैपिटलिस्ट ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से यूएसएसआर कम्युनिस्ट ग्रुप को लीड करता है और आपके या सोशलिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, और एक तरफ कैपिटलिस्ट ग्रुप को लीड कर रहा था यूएसए अमेरिका। और हमने देखा कि किस प्रकार से दोनों कंट्रीज के बीच में वेपन्स का रेस की शुरुआत हो जाती है, कौन कितना हथियार बना सकता है। और इसी के कारण से यूएसएसआर की स्थिति धीरे धीरे गड़बड़ होती चली जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति गिर जाती है। इसी को सुधारने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं और उन्होंने अपने देश में एक ओपननेस की नीति लाते हैं। उन्होंने 2 कंसेप्ट लाया, एक ग्लास नोट्स और एक पेरेस्ट्रोइका। ये दोनों क्या होता है, तो ग्लास नोट्स माने होता है कि पारदर्शी लाना, ओपननेस पारदर्शी माने कि गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं अब उसमें से हम देख सकते हैं, और पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है ओपननेस, यानी कि जो हमने अपने आर्थिक व्यवस्था होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसको कंजर्व करके रखा था कि भाई न तो यहाँ पर कोई अंदर से बाहर आ सके, बाहर से कोई अंदर जा सके। इसको उन्होंने थोड़ा लिबरल किया और यहाँ से ही 1985 के बाद से ही यूएसएसआर के विघटन की शुरुआत होती है, यानी डिसॉल्व स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 1985 का डेट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें बनकर आते हैं राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रूस ने यूएन में यूएसएसआर सीट पर कब्जा किया कब? आपको पता होना चाहिए कि यूएसएसआर के डिसॉल्व होने के बाद
यूएसएसआर का डिजोल्व होने के बाद जो यूएसएसआर का जो सीट था वह दिया गया रसिया को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर में कितने कंट्रीज थे, 16 कंट्रीज थे। अब सारे कंट्रीज को तो नहीं दिया जाना चाहिए था, कोई एक कंट्री को दे दिया जाता तो उसमें सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर किसके पास था, तो रसिया के पास था। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन में यूएसएसआर का जो सीट ग्रहण करता है वह मिलता है रसिया को। ठीक है, तो कब किया गया, कब उन्होंने इस सीट को ग्रहण किया, ये आपको बताना है। यूएसएसआर द्वारा रसिया को यूएन में यूएसएसआर का सीट कब दिया गया, आपको ये बताना है। दिसंबर 1991, नवंबर 1989, दिसंबर 90 और अक्टूबर 1992। बताइए। मैंने आपको बताया था कि भाई यह ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे कंसेप्ट याद रहे, आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। यदि आपको एग्जैक्ट आंसर याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि एग्जैक्ट याद नहीं है तो थोड़ा सा आप एलिमिनेट करो कि हाँ भाई इसमें से कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, आते हैं। सबसे पहले तो एलिमिनेट क्या करेंगे, हम इसमें से दो को आराम से कर लेंगे। आपको पता होगा कि ये रसिया का यूएसएसआर का पूरी तरह से डिजोल्व होता है 1990 से लेकर 1991 तक। तो सोच लो डिजोल्व होने के बाद ही तो रसिया बनेगा और उसके बाद ही तो क्या होंगे, उसको सीट मिलेगा। तो 1989 में तो क्या होता है, बर्लिन वॉल का दीवार गिरती है, बर्लिन की दीवार गिरती है, तो ये नहीं होगा। दिसंबर 1990 में क्या हुआ, अभी तक ये डिजोल्व नहीं हुआ था, पूरी तरह से डिजोल्व कब होता है, 1991 में। तो यानी कि हम इसे कब देंगे दर्जा, 1991 के बाद, या ओबेसिटी बात है। तो कब मिला था, तो अक्टूबर 1992 में इसे पूरा दर्जा कब मिलता है, तो अक्टूबर 1992 में। तो इस प्रकार से आप उसे सोच करके समझ करके भी आगे लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1917 में रूस की क्रांति आदर्शों से प्रेरित थे। रूस की क्रांति किस आदर्श से, किस आइडियल पे चल रहा था, आपको ये बताना है। रूस की क्रांति किस आइडियल पर चल रहा था, ये बताना है। 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, क्या है, समाजवाद, पूंजीवाद, समाजवाद के साथ पूंजीवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस आइडिया को लेकर के रूसी क्रांति हुई थी, ये आपको बताने हैं। चलते हैं आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, समाजवाद। सोशलिज्म क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि एक समय ऐसा हुआ था कि भाई इंडस्ट्रियल औद्योगिकरण का एज कहा जाता है, एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे बोला जाता है, कि एक इतना अधिक से अधिक उद्योग को लगाने की बात हो रही थी। और उद्योग जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा था पूरे कंट्रीज का, तो वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था कि भाई जिसके पास जितना कैपिटल, जिसके पास जितना अधिक पूंजी है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, और जो जिसका इन्वेस्टमेंट होगा प्रॉफिट का मैक्सिमम पार्ट उनको मिल रहा था। तो इसके कारण से सोसाइटी का जो डिफरेंस होता है गरीब और अमीर का, यानी रिचेस्ट पर्सन अधिक रिच हो रहे थे और गरीब व्यक्ति और गरीब होते जा रहे थे। तो इस गैप को दूर करने के लिए एक बोल्शेविक क्रांति होती है, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन बोलते हैं, 1917 में होता है। इसका मकसद ये होता है कि भाई जो पूंजीपतियों का, जो कैपिटलिस्ट का मनमानापन है गरीबों के प्रति, उसे बंद किया जाए। और यानी कि अब कहा गया कि भाई जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी कैपिटलिस्ट को, उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इक्वलिटी लाने का प्रयास करेगा, यानी समाज में इक्वलिटी आए, गरीब अमीर का बीच का अंतर थोड़ा कम हो, जिससे कि क्या होगा, गरीब व्यक्ति भी अपना विकास कर सके। ठीक है, हमारी बात समझते हो। देखो, वर्ल्ड में दो तरह की आइडियोलॉजी पाई जाती है, एक पूंजीवाद जो कैपिटलिस्ट बोलते हैं, दूसरा सोशलिज्म। कैपिटलिस्ट क्या बात करता है, वह इंडिपेंडेंस की बात करता है, वो स्वतंत्रता पर जोर देता है, कि उसका कहना कि भाई हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, तो वो जितना हिम्मत है, जितना क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, वो उतना काम करेगा, उतना अधिक वो गेन करेगा और वो उतना अधिक विकास करेगा। यानी कैपिटलिस्ट बोलता है किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए, जिसमें जितनी कैपेसिटी है वो उतना अपना अर्निंग करे। लेकिन दूसरे विचारधारा हमारे पास है इक्वालिटी का, यानी समानता पर। यही बात क्या बात करता है कि भाई हम सभी व्यक्ति धरती के संतान हैं और हम सभी बराबर, यानी ब्रदरहुड की भावना लाते हैं कि हम दोनों बराबर हैं। अब बराबर है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि भाई दोनों इंसान हो, एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, ये तो ना इंसाफी नहीं है। इसलिए ये क्या करता है कि बराबरी लाएगा। बराबरी कैसे लाएगा कि भाई जो गरीब आदमी है उनको थोड़ा सा ऊपर करो,
और जो ज़्यादा अमीर है उसको थोड़ा नीचे लाओ, तो बराबरी आएगा ना। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है कि जितने भी प्रॉपर्टी होगा, जितने भी गुड्स होंगे, जितना भी संपत्ति होगा वो राज्य के अंतर्गत आएगा, यानी गवर्नमेंट का होगा। और गवर्नमेंट क्या करेगी, हर एक व्यक्ति को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, और सब समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्वेरी में आ रहा था कि सर हमें कैपिटलिस्ट क्या होता है और सोशलिस्ट क्या होता है, इसका बेसिक डिफरेंस पता नहीं है। तो ऐसे में आप रटते रह जाओगे, याद नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और देखते हैं, अब देखते हैं सोशलिस्ट का एग्जाम्पल। जैसे कि आपके रेलवे है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। ये क्या है, यहाँ पर गरीब जाओ अमीर जाओ सबके लिए इक्वलिटी आपको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन हम यदि प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें को देखने को मिलता है। यानी समझिएगा समाजवाद क्या है, यानी मैक्सिमम प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास होगी, उसको बोलते हैं सोशलिज्म। और जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉपर्टी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगा उसे हम बोलते हैं कैपिटलिज्म। ये समझ गए होंगे आप। इसी को लेकर के समाजवाद चलता है। और वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड इन्हीं दो आइडियोलॉजी को लेकर के बढ़ता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जो पूरा वर्ल्ड किस आइडियोलॉजी को लेकर अलग अलग हुआ था। ध्यान रखिएगा, एक सोशलिज्म था और एक कभी कभी सोशलिज्म को लोग कम्युनिज्म भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था, कैपिटलिज्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट क्या था ये बताना है आपको। ये एक इकोनॉमिक अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस था, मिलिट्री अलायंस था, या नन ऑफ द अबव। वार्सा पैक्ट क्या था आपको ये बताना है। क्या था, आंसर लगा लिए होंगे आप, हम बताते हैं अभी। ये क्या था, एक मिलिट्री अलायंस था। वार्सा पैक्ट क्या था, मिलिट्री अलायंस था। अब वार्सा पैक्ट के बारे में जानते हैं। देखो, जब वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त हुआ, वर्ल्ड दो भागों में बटा और दोनों अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश में थे। तो यहाँ पर जो कंट्री, मैंने क्या बताया था आपको एक चीज़ कि वर्ल्ड दो भाग में बटा, एक ईस्टर्न ब्लॉक, एक वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक को लीड कर रहा था अमेरिका, इसमें थे फ्रांस, स्पेन, यूके, ये सब कंट्रीज थे। वेस्टर्न के ईस्टर्न में कौन कौन होंगे, यूगोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, रसिया, ये सब कंट्रीज थे आपके ईस्टर्न ब्लॉक के। यानी कि जो सोशलिस्ट कंट्री थे, सोशलिस्ट कंट्रीज होंगे आपके ईस्टर्न ब्लॉक, और वार्सा पैक्ट ये होंगे वेस्टर्न ब्लॉक। कौन आपके होंगे कैपिटलिस्ट ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से दो भागों में आपके पूरा का पूरा वर्ल्ड बढ़ चुका था। तो अब देखो यहाँ पे आकर के उन्होंने क्या किया, अब एक मिलिट्री अलायंस बनाया कि भाई देखो हम सारे देश हैं, अब हम क्या करेंगे, यदि हम हर एक व्यक्ति अपना अपना मिलिट्री रखेंगे तो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉमन मिलिट्री बनाया कि हम लोग आपस में एक मिलिट्री फोर्स तैयार करेंगे, और यदि हम में से किसी पर हमला होता है तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन किया गया वेस्टर्न ब्लॉक द्वारा। कब, तो अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में इन्होंने क्या बनाया, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई अप्रैल 1949 को। और मैंने क्या बताया कि जब दोनों देश एक दूसरे कंपटीशन में खड़े थे, अमेरिका कुछ करे तो उसका जस्ट अपोजिट यूएसआर भी करने वाला था। तो अमेरिका ने कर दिया था, नाटो अलायंस बना लिया था। इसी के जवाब में 1955, कब 1955 में एक वार्सा पैक्ट साइन होता है, और यह इसको लीड कौन कर रहा होता है, तो यूएसएसआर, रसिया द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। तो ये वार्सा पैक्ट बना था, और यह भी एक मिलिट्री अलायंस थे। इसको बोल सकते हैं ईस्टर्न ब्लॉक का एक मिलिट्री अलायंस था। इसको लीड कौन कर रहा था, तो यूएसएसआर, ठीक है। समझ गए होंगे बात। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा कि सोवियत रूस ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था। यानी सोवियत यानी कि यूएसएसआर से, आपको पता है यूएसएसआर का डिजॉल्व 1985 से स्टार्ट होता है और 1999 तक इसे समाप्त करने को देखने को मिलता है। तो इसमें से कहा गया कि 16 नए देश बनकर आते हैं। तो सबसे पहला कौन सा देश था जो कि यूएसएसआर से अलग होकर अपने आप को एक अलग देश बनाता है, वो आपको बताना है। लिथुआनिया, मालदोवा, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये सारे कंट्रीज थे जो कि यूएसएसआर से अलग हुए। इनमें से सबसे पहला कंट्री कौन था आपको ये बताना है। आशा करता हूँ कि आपने आंसर लिख लिया होगा। तो
तो आप मिलाइए, तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो लिथुआनिया। लिथुआनिया ने रसिया से अलग होने के लिए बिल 1989 में ही पास कर दिया था और वह अभी ही अलग हो गया था। सोचो सबसे पहले अलग होने वाला कौन सा देश था, तो लिथुआनिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये VVI में देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार पूछ भी दिया है और आशा करता हूँ कि यह फिर से पूछा जा भी सकता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक बार नहीं 2 बार ये पूछ दिया गया है। ठीक है, अगला देख चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा, सबसे गंभीर संघर्ष बाल्कन गणराज्यों में हुआ। सबसे गंभीर संघर्ष किस बाल्कन राज्य में हुआ, ये बताना है। बुल्गारिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया और मैसिडोनिया। किस राज्य में सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ था, किस बाल्कन राज्य में, आपको बताने हैं। बुल्गारिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया और मैसिडोनिया। आपको बता देना चाहते हैं सबसे बड़ा संघर्ष कहाँ हुआ था, तो आपके यूगोस्लाविया में सबसे बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। आपको मैं बताता हूँ कोसोवा के बारे में, जहाँ पर 1992 में यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला था। इसी को हम लोग बोलते हैं यूगोस्लाविया में सबसे बड़ा संघर्ष देखने को मिलता है। क्या हुआ था यूगोस्लाविया में, देखिए आपको पता होगा चाहिए कि 1991 में यूएसआर का डिसॉल्व होता है। उसके बाद बहुत सारे कंट्री नए नए बन के उभरते हैं। अब क्या लगता है, क्या नए कंट्री जो उभर कर आए थे, क्या उनकी स्थिति सब कुछ ठीक हो गई थी, क्या अचानक सब कुछ बदलने के कारण सब खुश थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि देखो यहाँ पर एक टर्म नया इम्प्लीमेंट होता है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है कि देखो अचानक से सब कुछ पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर में था, यानी गवर्नमेंट के पास थी, और सब कुछ अचानक से क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई। जिसके कारण क्या हुआ कि जो अमीर व्यक्ति थे उनके पास अधिक से अधिक संपत्ति आ गई, जो गरीब व्यक्ति थे उनके पास संपत्ति धीरे धीरे कमते चला गया, उनको बेचना पड़ रहा था। तो इसी को लेकर के जो वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे कि आपके IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गए, वो बड़े पैमाने पर लोन मुहैया कराने लगे कि भाई देखो आपको डेवलपमेंट करना है तो हमसे आप लोन लो और इसको इम्प्लीमेंट करवाओ। ठीक है, इसको लेकर के उन्होंने किया। इसी को हम लोग क्या बात करते हैं, तो इस शॉक थेरेपी का नाम यहाँ दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ विघटन का परिणाम नहीं है। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा इसमें रीजन है जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। पहला है यूएस और USSR के बीच वैचारिक युद्ध का अंत। दूसरा CTS का जन्म, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में परिवर्तन, और मध्य पूर्व में क्राइसिस इन मिडिल ईस्ट। कौन सा है जो कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, कौन सा इसका परिणाम नहीं है, आपको ये बताना है सोवियत संघ के विघटन का। आते हैं आंसर पे। पहला क्या है, US और USSR के बीच का वैचारिक युद्ध का अंत। भाई परिणाम नहीं है पूछ रहा है। विघटन के कारण जब विघटन हुआ सोवियत संघ का तो इसके बीच में वैचारिक युद्ध था, खत्म हो गया था, ये तो हो सही है। दूसरा क्या है, CTS का जन्म, इस पर नहीं आते, नहीं पता है। तो आगे देखते हैं, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में परिवर्तन। क्योंकि पहले क्या था, शक्ति संतुलन में दोनों तरफ था, एक USSR हुआ करता था, एक वो लीड कर रहा था, एक वो कौन लीड कर रहा था, तो अमेरिका कर रहा था। ठीक है, तो ये भी होता है। और मध्य पूर्व में संकट, क्या आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद पूर्व मध्य में संकट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ क्राइसिस या मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ये भी देखने को मिलता है। लेकिन सोवियत संघ के CTS का जन्म होता है, इससे हमको सोवियत संघ के विघटन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी आपके सही आंसर होंगे। क्योंकि देखिए अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या है, आपके मन में ये आ रहा होगा, तो मिडिल ईस्ट में आपके गल्फ कंट्रीज आएंगे, जितना भी गल्फ कंट्री, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, UAE, ये सब क्या है आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आएंगे। आपके अफगानिस्तान भी। तो यहाँ पर अमेरिका का किस प्रकार से वर्चस्व स्थापित होता है। हम गल्फ वार 1 खाड़ी युद्ध देखते, गल्फ वार देखते फर्स्ट, उसके बाद ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में चलता है। सब क्या है, ये सब क्राइसिस स्टार्ट होते हैं मिडिल ईस्ट में। तो ये सब क्या परिणाम थे USSR के विघटन के। ठीक है, और CTS का जन्म इससे रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताने हैं। देखिए और बताइए।
लगा लिए। आते हैं क्वेश्चन पे। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाला कौन सा गलत है? यह समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी, क्या ये सही है? हाँ भाई, विचारधारा थी। कि कारकों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि अधिकांश जो प्रॉपर्टी होती है उसमें राज्य का नियंत्रण होता है। दूसरा क्या है? लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया। क्या सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति में लोग आर्थिक स्वतंत्रता का फायदा ले सकते हैं? क्या? तो लोग के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। क्या? लोग के पास नहीं होती है, बल्कि जो प्रॉपर्टी होती है उस पर अधिकार होता है राज्य का। ठीक है, तो इसलिए सी आपका गलत होगा। अगला क्या है? अर्थव्यवस्था का हर पहलू राज्य द्वारा नियोजित और निहित होता है, तो ये भी सही है। यानी कि हमारा क्या पूछा था, गलत कथन कौन है? तो गलत कथन क्या होगा? सी। सोवियत विचारधारा इसी पर आधारित था कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, जो निजी प्रॉपर्टी है, उसको कैप्चर करके किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। यानी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय द गवर्नमेंट और मैक्सिमम सर्विस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोवियत व्यवस्था यानी सोशलिस्ट व्यवस्था। तो आपके सी इसके राइट आंसर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको सीधा क्वेश्चन बताना है, सोवियत संघ का पतन कब हुआ? सोवियत संघ का पतन कब हुआ, यानी फाइनल डिस्ट्रक्शन सोवियत संघ का कब हुआ? इसमें आपको दिमाग लगाने नहीं है। क्या है? 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह से विघटन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए सहायता और तकनीकी सहायता देने वाला देश कौन था? भारत में इस्पात संयंत्रों के लिए जो हमने इस्पात के फैक्ट्री लगाए, जैसे कि भिलाई, बोकारो, आपके मसूलीपट्टनम, ये भिलाई, बोकारो, हाँ, ये सब जो हमने दुर्गापुर, ये सब जो हमने लगाए हैं कारखाने, उसको सपोर्ट करने वाला कौन सा देश हमको ये चीज़ सपोर्ट किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने देश ने सपोर्ट किया था। तो यूएसएसआर ने किया था। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रसिया ने किया था, तो आजकल रसिया भी मार देंगे। तो रसिया उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था, रसिया था अलग देश, लेकिन हमको किसने कर रहा था? तो यूएसएसआर, पूरा यूएसएसआर ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी रसिया क्या, देखो इसमें तो कहानी सुना देता हूँ कि पहली बार इस उद्योगों के लिए नेहरू जी गए थे अमेरिका के पास कि भाई हमारे पास थोड़ा स्टील की चाहिए और स्टील फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है। तो आप क्योंकि जानते हो कि विकास के लिए दो चीज़ पर डेवलपमेंट बेस्ड था, एक कोयला और दूसरा स्टील। भारत के पास तो कोयला था, लेकिन स्टील का निर्माण करने के लिए फैक्ट्री नहीं थी। अब स्टील के लिए उन्हें चाहिए था फैक्ट्री के लिए तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो पैसे थे। तो हमने गया अमेरिका के पास कि अमेरिका से मदद मांगा कि भाई देखो ऐसा ऐसा बात है, हमारे यहाँ स्टेब्लिश करा दो। अमेरिका में बोला क्या रे भाई आपको क्या ज़रूरत है भाई कारखाना लगाने की, आप बोलो कितना स्टील चाहिए हम देंगे। तो लेकिन फिर अमेरिका नेहरू जी जाते हैं रसिया के पास, रसिया ने यहाँ पे लगातार 2 नहीं 4 यहाँ पर स्टेब्लिश कराते हैं क्या? स्टील फैक्ट्री। ठीक है, जो बोकारो में है, राउरकेला में, भिलाई में है, ये सब क्या है? रसिया द्वारा स्टेब्लिश किए गए हैं। रसिया नहीं, यूएसएसआर के द्वारा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत कीजिएगा, नहीं कि बच्चे रसिया मार्ग चले आए। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में रूस में समाजवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? रसिया में किस वर्ष साम्राज्यवादी क्रांति हुआ, उसके बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर एस्टेब्लिश होता है? किस वर्ष होता है बताइए, लिख लिए। तो आते हैं तो कब? 1917 में। 1917 में रसिया में बोल्शेविक क्रांति आती है। किसके खिलाफ? तो जो कैपिटलिस्ट वर्ग होते हैं, जो अमीर वर्ग होते हैं, उनके खिलाफ यह रेवोल्यूशन लाया जाता है और उनको हटा करके एक अलग व्यवस्था लाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो समाजवादी व्यवस्था एस्टेब्लिश किया जाता है और यूएसएसआर बनकर आता है। ठीक है, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा कि 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? स्टालिन, क्रुश्चेव, लेनिन। बताइए किसके द्वारा रूसी क्रांति का नेतृत्व किया गया था, ये बताना है। आई थिंक आपको 2 व्यक्ति ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पहले व्लादिमीर लेनिन आते हैं, फिर स्टालिन आते हैं, आगे चल के निकिता क्रुश्चेव आते हैं। निकिता क्रुश्चेव कब आते हैं? ध्यान रखिएगा 1960। निकिता क्रुश्चेव कब होते हैं? 1962 के, जो आपने देखा होगा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो होता है, मिसाइल क्राइसिस
क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय में यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति होते हैं कौन होते हैं, तो होते हैं निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के समय में रसिया के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे यूएसएसआर के, तो होते हैं स्टालिन, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और व्लादिमीर लेनिन जो रशियन क्रांति होती है, रशियन रेवोल्यूशन होता है 1917 में, उस समय रशिया के राष्ट्रपति हुआ करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से कौन से राष्ट्रपति के समय में कौन सी बड़ी घटनाएं होती है, ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कौन थे, तो निकिता क्रुश्चेव। वो कब थे निकिता क्रुश्चेव? 1962 के क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में। और व्लादिमीर लेनिन कौन थे, कब थे, तो जब हमारे रशियन रेवोल्यूशन होता है उस समय। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? आपको बताना है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी होगी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई, क्या पता है आपको? आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई जाती है। कब गिराई गई? बर्लिन की दीवार 1989 में। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सब बर्लिन की दीवार बनाई कब गई थी? तो बर्लिन की दीवार का फॉर्मेशन होता है 1961 में। क्या घटना था इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का पूरा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जर्मनी को, कि हाँ भाई तुमने ही युद्ध शुरू की, तुम्हारे वजह से पूरा यूरोप को बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए इसका खामियाजा भी तुम्हें ही उठाना पड़ेगा और तुम्हें सभी को वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अब इसको लेकर के अब ये जर्मनी के पास कुछ बेचारा के पास था नहीं। उनके जो तानाशाह राजा थे, यानी कि जो हिटलर थे, वो तो खुद सुसाइड कर चुके थे और जर्मनी हार चुका था। इसलिए अब पूरा का पूरा जर्मनी पर जो एलाइड पावर के ग्रुप थे उन्होंने कब्जा कर लिया और कहा कि भाई अब इस पर इसी से हम कब्जा, अपना जो हमारा नुकसान हुआ था उसे हम वसूलेंगे। कैसे वसूलेंगे? अब पूरा जर्मनी है, मान लीजिए पूरा जर्मनी हमारे पास, ये पूरा जर्मनी है, तो जर्मनी को अकेला कोई देश लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो विचारधाराएं पहले बढ़ चुकी थी। एक तरफ से प्रमुख देश यूएसएसआर थे, यानी रसिया का, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा था, और दूसरी तरफ आपके यूके, यूएसए, फ्रांस, ये सब कंट्रीज थे। तो अब दोनों इनको भी चाहिए, दोनों का नुकसान हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, दो भाग में जर्मनी को बांट दिया, एक ईस्ट जर्मनी, एक वेस्ट जर्मनी। कहा भाई वेस्ट जर्मनी पर कैपिटलिस्ट का पावर होगा और ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर का पावर होगा। तो इसी को लेकर के अब देखिए, इसके अलावा एक यहाँ बर्लिन पड़ती थी ईस्ट जर्मनी में, इसको भी यहाँ पर क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया कि भाई आधा वेस्ट बर्लिन होगा कैपिटलिस्ट वालों का और ईस्ट बर्लिन होगा यूएसएसआर का। यहाँ पर हमने बांट दिया। तो इसी को यहाँ पर रसिया द्वारा एक वॉल खड़ा कर दी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या किया रसिया द्वारा, एक वॉल खड़ी कर दी जाती है, एक दीवार कर दी जाती है 1961 में। क्या, किस लिए? कि भाई अमेरिका का जो सपोर्ट जा रहा है, खाने पीने का सामान जा रही है बर्लिन, वहाँ पर उसको जाने से रोक दिया जाए। कब? 1961 में ये दीवार बनाई जाती है। 150 किलोमीटर लंबी दीवार ये होती है, ठीक है। और इसी को नवंबर 1989 में गिरा करके, इसको जो बाइफर्केशन होता है जर्मनी का, उसे हटा करके यूनिकरण यानी यूनिफिकेशन किया जाता है जर्मनी का, यानी कि ये दीवार गिरती है और जो पूर्वी जर्मनी थी, पश्चिमी जर्मनी थी, उसको मिला करके एक जर्मनी का निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ साथ यूएसएसआर के विघटन की शुरुआत भी हो जाती है, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे लिए ये रहा, नाटो के संघ के रूप में आया, नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ ये आपको बताना है। नाटो हाँ, अरे सब गड़बड़ लग रहा है, वो नाटो संघ के रूप में था। चलिए, नाटो एक संघ के रूप में था ये बताना है। मार्च 1990 तक, अप्रैल 1990 तक, मई 1990 या जून 1990, ये आपको बताना है। नाटो के संघ के, चलिए ये तो क्वेश्चन में तो गड़बड़ लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, बाद में इसको देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में लग रहा है कि भाई नाटो तो बहुत दिन अभी भी ये अलायंस में है,
ऐसा तो हो ना कि नाटो इस समय आगे ख़त्म हो गया, मे भी यहाँ वार्सा लाना चाह रहा होगा, लेकिन मैंने क्या होता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने वो डाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन पे, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी डिलीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई चाहे मे भी वहाँ पर वार्सा पैक्ट लिखना चाहे वो, या यदि नाटो के बारे में लिखना चाहे भाई नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, नाटो का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो अप्रैल 1949 में नाटो का फॉर्मेशन किया जाता है, ये लोग हम लोग जानते हैं। सेकेंड वन देखते हैं कि भाई नाटो में कितने कंट्री थे उस समय, तो 12 कंट्री थे। इनको लीड कौन कर रहा था, तो यूएसए इसको लीड कर रहा था। इसी के जवाब में रसिया द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया जाता है, कब, 1955 में, ये सब जानते हैं। लेकिन नाटो संघ के रूप में था, कब तक था, तो ये तो अभी तक भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर से तो यहाँ से हमको ठीक लग नहीं रहा, इसलिए हम इसको छोड़ दे के चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं द्वारा प्रधानता नहीं दी गई थी, निम्नलिखित में से किसे सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं द्वारा प्रधानता नहीं दी गई, ये आपको बताना है। हाँ, यानी कि सोवियत व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी उसके बारे में आपको बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, जो हम लोग क्वेश्चन वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स से उठाएंगे और इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जब आप पढ़े हुए होगे, जानकारी रखते होगे, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, और फैक्ट के लिए तो आपको रटना ही पड़ेगा, जो कि आपको मैंने बताया। आते इस क्वेश्चन पे, क्या है यूएसएसआर यानी सोवियत व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था है, कि कौन सी व्यवस्था नहीं थी। पहला क्या है, निजी संपत्ति का उन्मूलन यानी एवोल्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ भाई यूएसआर का ये विशेषता था, सही है। दूसरा क्या है, समानता के सिद्धांत पर, यानी कि ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, हाँ भाई ये क्या कर रहा था, इक्वलिटी पर बेस्ड था, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थे वो क्या पे बेस्ड था, तो वह लिबर्टी पर बेस्ड हुआ करता था, ठीक है। सेकंड क्या है, किसी भी विपक्षी दल को अनुमति नहीं थी, हाँ ये भी सही है, वहाँ पर किसी एक ही पार्टी थी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी को ही वहाँ पर सरकार थी और कोई पार्टी दूसरी थी नहीं, ठीक है। अगला क्या है, अर्थव्यवस्था पर कोई राज्य का नियंत्रण नहीं, नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, क्या था वहां पर पूरी के पूरी इकोनॉमी पर स्टेट का ही प्रभाव था, न कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का, इसलिए यहां पर गलत कौन सा होगा, डी आपका गलत होगा, ठीक है। समझ गया हो गया आप, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा ये रहा कि सोवियत संघ ने वर्ष में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, सोवियत संघ द्वारा यूएसएसआर पर यानी अफगानिस्तान पर हमला कब किया गया ये बताना है। अब हमला क्यों किया गया इसके बारे में बात करेंगे, पहले क्यों कब किया गया ये बताइए आप। आंसर लिख लिया आपने, देखिए मिलाते हैं, तो यह होगा 1979 में यह हमला किया गया था। क्यों किया गया था ये बताते हैं। देखिए क्या बात था, नूर मोहम्मद तराकी एक व्यक्ति का नाम था, अफगानिस्तान के वो किंग बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, उनका नाम था नूर मोहम्मद तराकी, नूर मोहम्मद तराकी। आपका मन रखा है ये नूर मोहम्मद तराकी के बारे में आप क्यों बता रहे हैं, तो देखिएगा नूर मोहम्मद तराकी और उस समय रसिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे ब्रेजनेव। कौन, 1978 की बात है, हम बात कर रहे हैं 1978 की। 1978 में रसिया के रसिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे ब्रेजनेव, और अफगानिस्तान में जो राष्ट्रपति बनकर आए थे नया नूर मोहम्मद तराकी, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, अब नूर मोहम्मद तराकी और ब्रेजनेव में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, ठीक है। अब ब्रेजनेव इनकी अच्छी दोस्ती थी, जो नूर मोहम्मद तराकी थे क्या सोशलिस्ट यानी कम्युनिस्ट विचार को मानने वाले थे। अब वहाँ पर सरकार बना लेते हैं। अब अमेरिका को ये बात रास नहीं आई, अमेरिका ने क्या किया कि भाई वहाँ पर तो सरकार बना लिया कैपिटलिस्ट को कम्युनिस्ट वालों ने, अब वहाँ पर किस प्रकार के कम्युनिस्ट को हटाए या और किस प्रकार से वहाँ पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करें, इसके लिए क्या किया उन्होंने, वहाँ के जो आतंकवादी संगठन थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई देखो अब वहाँ पर हम सरकार किसी प्रकार से बनाएं, वहाँ की सरकार को हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पर सरकार के अगेंस्ट उन्होंने मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सपोर्ट कैसे, आपको मिलिट्री पर सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमी सपोर्ट चाहिए,
पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, अच्छे वेपन्स देंगे, पैसे देंगे, बस आप गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ो। अब अमेरिका द्वारा इतना सपोर्ट दिए जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर के लोगों ने, वहाँ के आतंकवादी संगठनों ने अफगानिस्तान में वहाँ का जो गवर्नमेंट थी यानी नूर मोहम्मद तराकी के उसके खिलाफ आंदोलन चला देने लगते हैं। अब इसको लेकर के, चूँकि यह व्यवस्था किसकी थी, यूएसआर के सपोर्टर वाला गवर्नमेंट था, इसको बचाने के लिए रसिया को 1979 में वहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ता है और रसिया द्वारा वहाँ पर बड़े पैमाने पर अपना सेना भेजा जाता है। समझ गए बात को। तो यही घटना हुआ था 1979 की यह घटना है, ठीक है। लेकिन इसके कारण से रसिया की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है और रसिया द्वारा बहुत बड़े पैमाने पे अपना मतलब कि इकोनॉमी वहाँ पर खर्च करना पड़ता है, पैसे खर्च करना पड़ता है, अपने मिलिट्री भेजना पड़ता है। इसके कारण और 1985 में जब गोरबाचोव की सरकार आती है, यानी राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनको लगता है ना भाई हम फालतू में खर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ के पीछे, इसलिए उन्होंने फिर अपना सेना वापस बुला लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी चलते हैं। देखिए लगातार आज क्लास लेते लेते थोड़ा सा मैं थक गया, लेकिन मुझे जाना भी है यहाँ से, तो मुझे लगा कि भाई हमारे बच्चे, अब मैंने आपको बताया था कि हम आपके नहीं चाहते कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे, कोई भी समस्या आए, तो थोड़ा सा हम थके हुए इसलिए आपको फील हो भी रहा होगा, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि भाई आप थक गए हो, नहीं कहते शरीर से थक गए हम, लेकिन मन से नहीं थके हैं। समझ रहे हो, हमारी चीज़ें समझ रहे हो कि हम लोग कितना रात को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमें रात को ही ट्रेन है और रात को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं बच्चे क्वेश्चन पर लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होंगे मैं भी, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि भाई जितना भी कोई, क्योंकि देखो लाइव जब क्लासें चलती है तो उसका मज़ा कुछ और होता है कि हम लगता है कि अपने बच्चों से सामने सामने बात कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहा हूँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई हाँ, जब मैं हमेशा मोबाइल देखता था, अपने बच्चों को देखता था, अच्छा हमारे बच्चे ये बोल रहे हैं, कमेंट करते थे कि सर आप अच्छे पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये रात के, अभी क्या बताऊँ, घड़ी दिखा सकता था, दिखा पाता कि कितने बजे रात हो रहे हैं। चल पर कोई नहीं, चलता है जीवन में। आते हैं क्वेश्चन लगाते चलते हैं। जब क्या होगा कि हमारे रात, कितना हमने रात जागे, कितना हमने मेहनत किया, वो सब उसी दिन साकार होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो यही उम्मीद के साथ हम लोग रात को ही पढ़ाते हैं, रात के 2 बज जाए, 3 बज जाए, फिर भी एक उम्मीद के किरण जगी रहती है कि एक दिन हमारे बच्चे सफल होंगे, उनका रिजल्ट आएगा और एक दिन हमें फ़ोन करके बताएंगे या मिलने आएंगे, कहेंगे सर हमने आपसे पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हुआ। तो वही सब के इंतज़ार में हम लोग को रातें कब निकल जाती है, कब सुबह हो जाता है, पता नहीं चल पाता। ठीक है बच्चे, अगर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अमेरिकी अधिपत्य की शुरुआत में हुई, यानी कि एस्टेब्लिश ऑफ यूएस हेजेमनी की शुरुआत कब से मानी जाती है वर्ल्ड में, ये बताना है। तो आपको मैंने बताया कब से मानी जाती है, जब से यूएसआर का विघटन हो गया। यूएसआर का विघटन हो जाता है 1991 तक, और उसी के बाद उसका विघटन होना और अमेरिकी हेजेमनी का शुरुआत होना माना जाता है। यानी कि 1991 में हम कह सकते हैं कि यूएस हेजेमनी की शुरुआत हो जाती है। इसकी शुरुआत कैसे होगी, तो फर्स्ट गल्फ वार होता है, जो खाड़ी युद्ध होता पहला, वहाँ देखने को मिलता है। और क्या हुआ था स्टार्ट गल्फ वार में कि इराक द्वारा कुवैत पर हमला कर दिया जाता है और उसके बाद से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 1991 इसका सही आंसर होगा। अमेरिका अधिपत्य की शुरुआत हो जाती है। यूएस हेजेमनी होती क्या है, तो वर्ल्ड में यूएसआर के विघटन के बाद वर्ल्ड में एकमात्र पावरफुल कंट्री बचा जिसका कि पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट था, इसी को बोलते हैं हेजेमनी। और हेजेमनी सिर्फ एक फील्ड में नहीं होता है, चाहे इकोनॉमी पावर हो, मिलिट्री पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, कल्चरल पावर हो, हर एक सेक्टर में अमेरिका का हेजेमनी एस्टेब्लिश था पूरे वर्ल्ड में। चाहे पैसे की बात करें तो IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सब किसके पास था, अमेरिका के पास। किसका प्रभाव था, अमेरिका का। पावरफुल हुआ इकोनॉमी में, मिलिट्री में वर्ल्ड के साथ सबसे ज़्यादा अधिक सैनिक इनके पास, अच्छे हथियार इनके पास एक से एक तरह का परमाणु बम सब इनके पास था, तो ये भी पावरफुल।
सेकेंड वन आ गया पॉलिटिकल, यूनाइटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो यूनाइटेड नेशन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका, अमेरिका का, पॉलिटिकल पावर। कल्चरल पावर में क्या आ गया कि हम जो खाते हैं, पीते हैं, मूवी देखते हैं, पहनते हैं, सब पर अमेरिका का कहीं ना कहीं इफेक्ट है। जैसे हम लोग पहनते हैं ब्लू जींस, ब्लू जींस क्या है, अमेरिकन डोमिनेंस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हम खाते हैं क्या, पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगे तो यहाँ का फूड है, तो कहीं ना कहीं यह अमेरिकन फूड्स है, इसको कि हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, खाते हैं, तो ये हमारे फूड पे, कल्चर पे, हर एक जगह इम्पेक्ट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन हेजेमनी। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व का पहला बिजनेस स्कूल कौन था। द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का पहला बिजनेस स्कूल कौन सा था ये बताना है आपको। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्टन स्कूल और स्टैनफोर्ड। कौन सा था, तो स्टैनफोर्ड स्कूल वर्ल्ड का पहला बिजनेस स्कूल माना जाता है, जिसमें पहली बार MBA आप कोर्स जानते हो, तो ये क्या है, बिजनेस स्टडीज, ये सब क्या है, अमेरिका द्वारा यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी द्वारा चलाए गए कोर्स थे, जिसमें कि आप अधिक से अधिक कैसा अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हो। पहले क्या था, और यदि सोवियत संघ की बात करें तो उसमें तो अधिकांश जो कैपिटल्स होते हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री होते हैं उस पर किसका वर्चस्व होता है, तो स्टेट का होता है। तो वहाँ पर तो भाई बिजनेस सीख के क्या करेंगे, सीखने का कोई मतलब है, क्योंकि अधिकांश पर तो उसका पावर है। लेकिन अमेरिका द्वारा निजी यानी प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा इंप्रूव किया गया कि भाई किस प्रकार से प्राइवेट व्यक्ति अधिक से अधिक बिजनेस कर सके, अधिक से अधिक मुनाफा कर सके, इसलिए वहाँ पर बिजनेस कॉलेज खोला गया। और वर्ल्ड का पहला बिजनेस स्कूल होता है जो स्टैनफोर्ड होता है। ठीक है, आगे चलते अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अमेरिका द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था। अमेरिका द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था कौन सा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कंप्यूटर युद्ध, ऑपरेशन अस्थायी ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। देखो यहाँ पर हिंदी में आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी में ही जितने भी जो वो लोग ऑपरेशन होते थे वो हिंदी में नाम नहीं, जैसे भारत में क्या ऑपरेशन विजय, लेकिन यहाँ पर सारे अमेरिका द्वारा चलाए गए थे ये ऑपरेशन, इसलिए सारा के अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में नाम इसका यदि हम ट्रांसलेट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए आप हिंदी पर नहीं अंग्रेजी पर ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम है, और क्या है, वीडियो गेम वॉर है, कंप्यूटर वॉर है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है। तो आतंकवाद के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो कौन सा युद्ध होगा, लगा लिए, आते हैं अब। तो यह अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था कब, तो 2001 में। कब, 2001 में अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया जाता है। आपको पता होना चाहिए क्यों चलाया गया था, तो आतंकवादी के खिलाफ 9/11 की घटना हुई थी, जिसमें अलकायदा द्वारा अमेरिका के 4 जहाज़ों को ये हाईजैक कर लिया जाता है, और हाईजैक करने के बाद इसे 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में दे दिया जाता है। एक को पेंटागन में, जहाँ के अमेरिका का रक्षा विभाग होता है, वहाँ पर टकराया जाता है, और एक को पेंसिल्वेनिया लेके जाया जाता है कि वहाँ पर जाकर के हम वो क्या बोलते हैं संसद में टकरा देंगे, लेकिन उससे पहले ही उसे खेत में गिरा दिया जाता है। तो एक घटना हुई थी, इसमें बड़े पैमाने पर अमेरिका के लोगों की मृत्यु होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसी के खिलाफ अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत की जाती है ऑपरेशन 2001 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 9/11 की घटना के बाद यह आतंकवादी के खिलाफ घटना ये मूवमेंट था, और इसको लेकर के अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर अलकायदा और अफगानिस्तान में बमबारी किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये होगा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, तो ये 1991 में चलाया गया था इराक के खिलाफ, यानी फर्स्ट गल्फ वार भी कह सकते हैं, और इसी को कंप्यूटर वार भी कहते हैं, इसी को हम लोग वीडियो गेम भी कहते हैं। क्या, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में ही हमने कंप्यूटर युद्ध को भी देखा और वीडियो गेम को भी देखा। ठीक है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ चलाया जाने वाला आंदोलन कौन था, तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, इसके अलावा जो भी ऑपरेशन हुए थे उसे भी आप ध्यान रखिएगा। एक था ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, एक 1998 में बिल क्लिंटन समय में चलाया गया था, इसको बोलते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। कौन सा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस चलाए गए थे, ये क्यों चलाया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेरिका जो आतंकवादी संगठन था अलकायदा, उनके द्वारा एक केन्या में
केन्या में और एक दारुस्सलाम में, केन्या दारुस्सलाम में अमेरिकन जो दूतावास हुआ करता था, एम्बेसी हुआ करता था, उस पर बड़े पैमाने पर बमबारी किया जाता है आतंकवादी संगठनों द्वारा। इसी को लेकर के अमेरिका द्वारा फिर से इनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जाता है। बिल क्लिंटन उसमें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने कहा था कि भाई मैं युद्ध में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर विश्वास करता हूँ। लेकिन जब आतंकवादियों द्वारा उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच की शुरुआत किया 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा ये रहा कि अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ऑपरेशन अमेरिका द्वारा इराक पर जो हमला किया गया, इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है, आपको ये बताना है। गलत कथन चूज करना है। इस आक्रमण में 40 से अधिक अन्य देशों ने शामिल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर आक्रमण करने की सहमति दी थी। ठीक है, दूसरा क्या है, क्या आक्रमण इराक को सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने से रोकने के लिए किया गया था। इस युद्ध में अमेरिका ने 3000 से अधिक सैनिक खो दिए। कौन सा कथन इसमें गलत है, आपको ये बताना है। देखते हैं पहला, इसमें 40 से अधिक देशों ने शामिल थे, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर हमले करने की अनुमति दी थी, तो ये नहीं था। आक्रमण इराक को सामूहिक हथियार विकसित करने से रोकने के लिए किया गया था, तो यह अमेरिका ने बताया था कि हाँ भाई वो एक सामूहिक हथियार बना रहा है, इसको रोकने के लिए बनाया गया था। इस युद्ध में अमेरिका इतना सैनिक खोए थे, ये भी सही है। ये घटना कब हुई थी, तो 2003 की है। कब की, 2003 की घटना है, जिसमें अमेरिका को ने बताया कि भाई इराक जो है एक वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, इसी को रोकने के लिए हम वहाँ पर हमला कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 40 से अधिक देशों की मदद मांगी और यूनाइटेड नेशन ने इसे सपोर्ट नहीं किया था हमले करने के लिए। ठीक ना, सहमति दी थी, तो सहमति संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर आक्रमण करने की सहमति दी थी, तो उन्होंने हमला करने की सहमति नहीं दी थी। लेकिन अमेरिका का भाई सहमति मिल गया है, तो ये हमारा बी क्या होगा, तो ये गलत है। ठीक है, इससे पहले भी अमेरिका ने एक हमला किया था इराक पे, उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें तो 34 देशों ने भाग लिया था और ये यूनाइटेड नेशन का ऑपरेशन था। ठीक है, लेकिन जो हमने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उनमें ध्यान रखिएगा, इस ऑपरेशन को कहा जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो अमेरिका द्वारा लीड किया जाता है और 2003 में इसे चलाया जाता है। इसके बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किस वर्ष हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना पूछ रहा है यहाँ पर, किस वर्ष हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये बताना है आपको। आपको पता होगा कि अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, 1974 में, और अमेरिका की स्थापना कब हुई थी, 1976 में। ठीक है, जिसमें ज़्यादा ये याद करने की बात नहीं है, बस देख लो, डेट याद हो, ज़्यादा पूछेगा नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेंटागन भवन कहाँ स्थित है। पेंटागन भवन कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, अल्बेनिया, पेंसिल्वेनिया। तो बस यहाँ ध्यान रखिएगा, पेंटागन में क्या है, अमेरिका का दूतावास, वो मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, तो ये क्या है, पेंसिल्वेनिया में। कहाँ है, पेंसिल्वेनिया में। और न्यूयॉर्क में क्या था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है था, जहाँ पर कि 9/11 की घटना हुई थी। ठीक है, पेंसिल्वेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये रहा, कोसोवा संकट कब हुआ था। कोसोवा संकट कब हुआ था, ये बताना है। मैंने पिछले क्लास में आपको कोसोवा के बारे में बताया था, किस प्रकार की घटना हुई थी। वो वहाँ पर एक गृह युद्ध टाइप का माहौल आ गया था, तो ये घटना हुई थी कोसोवा का 1999 में, 1999 में यह कोसोवा का घटना देखने को मिलता। बस डेट याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय स्थित है। अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। देखिए और बताइए, थोड़ा हम भी देख लें भाई हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। अमेरिकन रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है। एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से हम जरा।
ये है अमेरिकन पेंटागन भवन कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये पेंसिल्वेनिया में नहीं बल्कि आर्लिंगटन में है, ठीक ना। आर्लिंगटन में आपके पेंटागन भवन स्थित है, न कि पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट देखते हैं, यह क्वेश्चन देख लिए, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है। तो अमेरिका रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो यह वर्जीनिया में है, ठीक है। पेंसिल्वेनिया नहीं, यह कहाँ है, वर्जीनिया में इसके मुख्यालय है अमेरिकी रक्षा विभाग का, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि बताइए यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारतों पर किसके द्वारा हमला किया गया। यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिका और पेंटागन की इमारतों पर किसके द्वारा हमला किया गया, आपको ये बताना है। जमात इस्लामी, अलकायदा, अल बदरी और हवासो। आपको पता होगा किसके द्वारा हमला किया गया था, तो अलकायदा द्वारा, ठीक है। जिसको लीड कौन कर रहे थे, तो ओसामा बिन लादेन। कौन कर रहे थे, ओसामा तेरे बिन लादेन, एक मूवी भी आया था, ओसामा बिन लादेन द्वारा इसको लीड किया गया था, ठीक है। मतलब कि वो इनके मास्टरमाइंड थे और उन्हीं की तलाश कर रहा था अमेरिका बहुत दिनों से, और उन्हीं के लिए उन्होंने चलाया था एक ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम इन्होंने दिया कि भाई आतंकवाद का पूरा सफाया हम कर देंगे पूरा वर्ल्ड से। इसी घटना के बाद अमेरिका का भारत के साथ रिलेशन अच्छा बनता है, और पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका का रिलेशन अच्छा चलते आ रहा था उसमें थोड़ा सा खटास आती है, और अमेरिका का विपक्ष कहीं ना कहीं भारत के साथ अच्छा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, शीत युद्ध की अवधि क्या थी। शीत युद्ध की अवधि कौन सा अवधि को माना गया है, 1914 से 1919, 1939 1945, यानी कब से शुरू हुआ कि शीत युद्ध और कब तक इसे समाप्त माना गया है। तो देखो इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि भाई वर्ल्ड वार सेकेंड समाप्त होने के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है, और वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद इसकी समाप्ति हो जाती है। तो ठीक है, तो 1945 टू 1991 हम लोग मानते हैं कि भाई वर्ल्ड वार की ये कोल्ड वार की अवधि होती है, और यूएसएसआर के विघटन के बाद आपके कोल्ड वार समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये था क्लास, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हमें भी डाउट था, मैंने क्या बताया कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो हमारे बच्चे ने भेजे हैं, उसे हमने लगाया। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में डाउट था, हमें भी लगा कि नहीं भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जो भी आपको दिक्कत हो या ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम वहाँ पे आपके कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को देने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप आराम करो, थोड़ा सा एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए, तो अपने तैयारी को और बूस्टअप कीजिए कि जितना हो सके। और मैंने क्या बताया कि यदि आपके थियरी का कंसेप्ट अच्छा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि कहीं से आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारे कम से कम, मैंने क्या बताया कि मिनिमम आप हमारे लगभग हमने जितना भी आपको MCQ करवाए हैं वो आप देख लो। मैंने आपको लगभग हमें जितना मुझे ख्याल है हमने आपको 1000 लगभग आपके MCQ डोमेन में करवाए होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आप उतना भी देख लोगे तो इनफ है आपके लिए, उतना पढ़ लो काफ़ी है। आप उसके साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन नहीं रटना है, नहीं सिर्फ मैं PDF जो प्रोवाइड करा हूँ उसे रट लेना है। PDF से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराता हूँ 25, लेकिन क्वेश्चन वो 25 नहीं बल्कि वहाँ से हम 100 क्वेश्चन बना पाते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको बताते हैं कि भाई इससे क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है और क्या बन सकते हैं। तो आप हर एक लेक्चर को देखो, उसे समझो। यदि आपने नोट्स बनाया है तो उसे जरूर रिवीजन करो, क्योंकि आपके नोट्स आपके लिखे हुए हैं, उसे आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहो। धन्यवाद।